हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अमित वत्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कर्व का अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है तो किस किस तरीके से कैसे आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम 3 वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। एक मैंने मल्टीपल इंटीग्रल के नाम से ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक वीडियो रखा है। उसमें अगर हमारा जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया हमें फंक्शन अगर नहीं गिवन है तो वो भी हमारा जो डेफिनेशन है वो वॉल्यूम इंटीग्रेशन में यूज की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं 2 तरीके और आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए बताऊँगा। एक तरीका ये है वॉल्यूम इंटीग्रेशन का कि आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होगा डिरिचलेट इंटीग्रल। पहले वॉल्यूम को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी की 2 वीडियो में आप देखेंगे। एक में मैं आपको सिखाऊंगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन को डिरिचलेट इंटीग्रल से यानी एक शॉर्टकट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, और दूसरा होगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो दोनों ही फॉर्म को मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, लेकिन पहले वॉल्यूम इंटीग्रल समझते हैं। वॉल्यूम है क्या? वॉल्यूम इंटीग्रल रेफर टू एन इंटीग्रल, ये एक इंटीग्रल होता है ओवर 3 डायमेंशनल डोमेन, यानी 3D के अंदर एक कर्व है आपका जो 3D में गिवन है। आपको उसका वॉल्यूम फाइंड करना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये एक स्पेशल केस है मल्टीपल इंटीग्रल का। स्पेशल केस हमने क्यों कहा स्टूडेंट? क्योंकि इसमें जो फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स वाई जेड का वो नहीं होता, यानी वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है ट्रिपल इंटीग्रल सरफेस एरिया बाउंडेड बाय द कर्व डीवी, और डीवी का मतलब होता है डीएक्स डीवाई और डीजेड। यानी हमने क्या किया है स्टूडेंट कि जो हमारे पास फंक्शन होता था एफ ऑफ एक्स वाई जेड का वो यहाँ पे नहीं होता, वो मल्टीपल इंटीग्रल यानी ट्रिपल इंटीग्रेशन में होता है। लेकिन यहाँ पे हमेशा ही डीवी होता है। डीवी का मतलब हो गया डीएक्स डीवाई और डीजेड। अब जो कर्व है हमारा वो इस तरीके से कुछ बाउंडेड है। हम किसी भी तरीके से लिमिट फाइंड कर सकते हैं। जेड की लिमिट्स, वाई की लिमिट्स और एक्स की लिमिट, किसी एक एक्सिस पर कांस्टेंट लिमिट रखनी होगी, किसी दूसरे एक्सिस पर एक वेरिएबल के फंक्शन के टर्म में रखेंगे, और किसी तीसरे वेरिएबल में 2 वेरिएबल का इंटीग्रेशन लेते हुए यानी 2 वेरिएबल की फंक्शन में लिमिट को रखेंगे। यानी आप कोई भी 2, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स की ही कांस्टेंट रखनी है, आप वाई और जेड को भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी सरफेस एरिया आपको गिवन होता है उससे हम लिमिट कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं उसको, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन फाइंड करना है बाउंडेड बाय द सरफेस x 0 to 1, y 0 to x स्क्वायर एंड z 0 to x प्लस वाई। स्टूडेंट जो प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है बहुत आसान प्रॉब्लम है। हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन बस जो पहले हमने वीडियो में दिखाया वो आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन अच्छे से आ जाना चाहिए। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये लेट कर लिया। लेट v इज़ द वॉल्यूम, v इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कर्व बाउंडेड बाय गिवन सरफेस। जो भी गिवन सरफेस है उसका वॉल्यूम मैंने v मान लिया। वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है कि सरफेस एरिया dx dv, यानी हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया dx dy और dz। अब हमें लिमिट जिस तरीके से दी जानी है हमें इंटीग्रेशन का ऑर्डर भी स्टूडेंट उसी तरीके से रखना है। तो अगर हम इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर सेट करें तो किस तरीके से, z की जो लिमिट है 2 वेरिएबल की टर्म में है, यानी z हो जाएगा 0 to x प्लस वाई। अगर हम y को देखें तो y हमें गिवन है 0 to x स्क्वायर, यानी वो एक वेरिएबल की टर्म में है, और x जो दिया है आपको वो 0 to 1 है इनटू। अब हमें dz यानी z के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि z की लिमिट में 2 वेरिएबल x और y दोनों साथ आए हैं। उसके बाद हम दूसरा इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि उसमें भी एक वेरिएबल x है, और लास्ट में जो इंटीग्रेशन होगा वो कांस्टेंट के लिए होता है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चूंकि x की लिमिट कांस्टेंट है तो लास्ट में इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा। तो पहले हम इंटीग्रेशन स्टूडेंट z के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1, y इज 0 to x स्क्वायर। अगर हम इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z हो जाएगा, यानी लिमिट हो जाएगी लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज x प्लस वाई इंटू डी वाई एंड डी एक्स। अगर हम लिमिट को सब्सटीट्यूट करें तो x वेरी इक्वल्स टू 0 to 1, y इक्वल्स टू 0 to x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई एंड डी एक्स।
अगर हम इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू 0 to 1 y के रेस्पेक्ट में करें तो इंटीग्रेशन होगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट हमें गिवन है 0 to x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो लिमिट को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्स वेरी इक्वल्स टू 0 to 1, लिमिट जब सब्सटीट्यूट होगी तो ये x टू दी पावर 3 हो जाएगा और प्लस ये x टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, x की पावर 4/4 हो जाएगा प्लस x टू दी पावर 5/5 हो जाएगा, और लिमिट है 0 to 1। तो जब लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 5 + 4/20, यानी हम 9/20 कह सकते हैं। तो यही मेरा आंसर है, यही इसका वॉल्यूम आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूँ, फाइंड दी वॉल्यूम इंटीग्रल। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम। एक सिलेंड्रिकल कॉलम दिया है स्टैंडिंग ऑन एरिया कॉमन टू x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो दो पैराबोला दिए हैं आपको, अगर मैं इन पैराबोला को देखूं तो एक्चुअली आपको कुछ इस तरीके का कर्व दिया है कि ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, ये मेरे पास y एक्सिस हो गया है, और ये मेरे पास z एक्सिस हो जाएगा। तो उसने कहा कि जो बेस है वो दो पैराबोला से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर दो पैराबोला आप देखें तो एक है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई एंड दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अगर इन पैराबोला को देखें तो जो पैराबोला हैं आपके, वो पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेंगे कि एक पैराबोला आपका ये हो गया और दूसरा पैराबोला आपका ये हो जाएगा, यानी ये उसका स्टैंडिंग कॉलम है जिस पर पूरा कर्व बना हुआ है। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये कर्व कुछ ऐसे बनेगा, ये ऊपर तक कुछ ऐसे जाएगा। अब ऐसे ये बनता हुआ जा रहा है, लेकिन ऊपर से उसने फिर ये कहा कि ऊपर से जो ये कटा हुआ है किसी कर्व से कटा है, और वो कर्व है आपका, अगर मैं देखूं इस कर्व को तो कर्व आपका कुछ ऐसा है, पैराबोला की फॉर्म में है ये कर्व भी। तो पैराबोला की फॉर्म में जब जाएगा तो ये कर्व कुछ ऐसा दिया है, z इक्वल्स टू 12 + y - एक्स स्क्वायर। तो यानी अगर बेस से देखें स्टूडेंट तो बेस पर यहाँ z 0 है और यहाँ पर z यहाँ तक जा रहा है, इस कर्व तक जा रहा है। बेस को देखें तो बेस हमारे पास दो हैं, एक है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो अगर बेस के पॉइंट देखूं तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, और इसके लिए देखें तो ये पॉइंट 1 1 होता है। दोनों को जब सॉल्व करूँगा तो यानी हमने ये देख लिया है कि जो x की लिमिट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। y की जो लिमिट्स हैं वो लोअर और अपर में कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये मेरे पास रूट एक्स हो जाएगा, यानी दोनों कर्व मैंने एक जैसे ही लिख दिए हैं। तो ये मेरे पास वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। यानी हमें जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है स्टूडेंट, तो उसको ध्यान से देखिए आप, कौन सा इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। हमारे पास जो इंटीग्रेशन है हमें ये फाइंड करना है, यानी इसका हमें वॉल्यूम चाहिए। ये पूरा रीजन है वो जिसका हमें वॉल्यूम पता करना है, ये पूरा रीजन है। और ये जो नीचे की तरफ दिया हुआ था हमें, ये आपको एक बेस दिया है, यानी इस बेस पर ये पूरा का पूरा कर्व बना हुआ है, इस बेस पर ये कर्व बना है। तो इसका हमें पूरा वॉल्यूम फाइंड करना है, जिसको मैंने dv का नाम दे दिया है, यानी ये इंटीग्रेशन आपका dv हो जाएगा। और v कहाँ पर लाई करता है, वो v यहाँ पर लाई करता है। z की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर के, और ये जा रहा है 12 + y - एक्स स्क्वायर। यानी स्टूडेंट अगर हम इस कर्व को देखेंगे तो इसके लिए जो वॉल्यूम हुआ, तो v मैंने वॉल्यूम लेट कर लिया और उसकी डेफिनेशन हो जाएगी dv। जो भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन है सरफेस एरिया के अराउंड जो भी कर्व दिया है तो ये मुझे मिलेगा, यानी dv के बराबर। और इसको मैं कह सकता हूँ ट्रिपल इंटीग्रेशन dz dy और dx। मैंने एक्स वाई जेड की सीरीज़ ये जो कर्व बनाया है, ये क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया है स्टूडेंट कि जो भी हमारे पास z x और y हैं, क्योंकि वो फंक्शन की टर्म में दिए गए हैं, तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ बना ली है इस वॉल्यूम के लिए। तो इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं, x की जो लिमिट है वो 0 to 1 हो जाएंगी, y की जो लिमिट है, y की लिमिट वो एक्स स्क्वायर से लेकर के रूट एक्स हो जाएंगी, और z की जो लिमिट है 0 से लेकर के 12 + y - एक्स स्क्वायर इंटू dz dy और dx। तो सबसे पहला जो इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट z के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो z के रेस्पेक्ट में पहला इंटीग्रेशन कर देते हैं, 0 to 1 हो गया।
ये मेरे पास y की लिमिट्स हैं, तो y की लिमिट्स हो जाएंगी एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 2 + y माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू में हो जाएगा dy और dx। तो इसी तरीके से अगर मैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन करता जाऊँ तो अब मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा, ये 12y हो जाएगा, और फिर ये प्लस y² 2 हो जाएगा, माइनस ये x² y हो जाएगा। और लिमिट्स हमारी हैं, ये हमारे पास है x² y = x² एंड दिस इज रूट x और dx। आगे मैं कंटिन्यू इंटीग्रेशन कर सकता हूँ इसका। तो जैसे ही मैं इसका आगे कंटिन्यू इंटीग्रेशन करूँगा तो पूरे को सॉल्व करके लिमिट लगा के जब आप इसका आंसर निकाल के लाएंगे तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3π, यानी इसका आंसर आएगा 569/140, यानी ये आंसर हमारा आ जाएगा जब आप x के रेस्पेक्ट में भी इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। स्टूडेंट मैंने एक और प्रॉब्लम आपके सामने रखी है, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाई xy प्लेन द सिलेंडर x² + y² = 1 एंड द प्लेन x + y + z = 3। यानी इसमें उसने क्या कहा है, इसमें उसने ये कहा है स्टूडेंट कि मेरे पास एक सिलेंडर बना हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में इस तरीके से डायमेंशंस ले लेता हूँ। ये मेरा जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई। मैंने ये नीचे क्यों रखा है स्टूडेंट एक्स वाई, क्योंकि बेस सर्किल दिया है, तो ये बेस मेरे पास सर्किल हो गया है, ये बेस हो गया। अब मुझे इसकी इक्वेशन दी गई है, इसकी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, इसकी इक्वेशन है x² + y² = 1। तो ये मुझे सर्किल दिया है। अब उसने एक प्लेन भी दिया है, ऊपर से जब प्लेन हमारा कट करेगा तो प्लेन कुछ, अगर मैं इस प्लेन को देखूं तो पहले जो सिलेंडर बना वो ऐसे बन रहा है, लेकिन अगर मैं x + y + z = 3 को देखूं तो 3 का कर्व कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये इस तरीके से कुछ कट करेगा, ये ऐसे कट करेगा, यानी मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए। तो जब मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा तो इसका वॉल्यूम यानी ये मुझे चाहिए, जिसका मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा हूँ। बेस मेरा सर्किल है, इसके बीच से मुझे इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए। ये आपको प्लेन भी दिया है, और प्लेन क्योंकि सर्किल तो की रेडियस तो 1 1 पे कट कर रही है, लेकिन जो प्लेन आपको दिया गया है वो आपका 3 पे कट कर रहा है, यानी इस तरीके से मेरा ये रीजन बन गया है। यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये डी कैलकुलेट करना है, ये डी हो गया है। अब यहाँ पर देखें तो x + y + z = 3 है, यानी z हो जाएगा 3 - x - y, और z यहाँ 0 से चल रहा है, यानी 0 से लेकर के z जहाँ तक जाएगा। अगर x को देखें तो x में मैंने y को 0 पुट किया, तो जब मैं इसमें y को 0 पुट करूँगा तो ध्यान से देखिए, मैं जब इसमें y को 0 पुट करूँगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x² = -1 हो जाएगा, यानी x = ±1 हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू निकालूँ, y की वैल्यू निकालूँ तो y² = 1 - x² हो जाएगा, और y = ±√1 - x²। यानी जो हमारी लिमिट्स हैं, तो यानी इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होगा इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन हो जाएगा v = सरफेस इंटीग्रेशन, जो भी हमें सरफेस दिया है, और dv, और इसकी डेफिनेशन होगी सरफेस इंटीग्रेशन में dz dy एंड dx। z की जो लिमिट्स हैं गिवन हैं, z = 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 3 - x - y तक। अगर मैं x को देखूँ, हाँ y की लिमिट्स को देखूँ, तो y हो जाएगा -√1 - x² से लेकर के √1 - x² प्लस तक, और x हो जाएगा -1 से लेकर के 1 तक। क्योंकि फंक्शन आपके पास इवन है, कोई फंक्शन यहाँ है नहीं, जब भी कोई फंक्शन नहीं होता तो वो इवन की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर मैं इस फंक्शन में इवन ओड का कॉन्सेप्ट लगा दूं, क्योंकि लिमिट -a to a हो रही है, मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी है -a to a में, अगर ये f(x) फंक्शन इवन होता है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a f(x) dx हो जाता है। लेकिन इस फंक्शन का इवन होना जरूरी होता है, अगर ये फंक्शन ओड फंक्शन होता है तो तब ये इंटीग्रेशन 0 आता है। ये हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है, बार बार हम यूज करते हुए आ रहे हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी में लगाऊं तो यहाँ पर ये होगा कि ट्वाइस ऑफ 0 to 1 हो जाएगा, और दूसरे में भी ट्वाइस ऑफ 0 to 1 हो जाएगा, क्योंकि x² में भी अपने आप में इवन फंक्शन ओड फंक्शन है, तो मैं इसको लगा सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया, तो √1 - x², तो एक 2 और आ जाएगा, और ये मेरे पास हो गया z = 0 to 3 - x - y इंटू dz
dy एंड dx। तो स्टूडेंट कंटिन्यू इंटीग्रेशन करेंगे। पहला इंटीग्रेशन z के रेस्पेक्ट में होना है, तो जैसे ही मैं z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा 0 to 1, और y की जो लिमिट्स हैं ये x की लिमिट्स हैं, तो z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस वाई एंड इंटू ये हो जाएगा dy एंड dx। जब मैं पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके लाऊंगा 3 पाई के बराबर आएगा। इस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको पहला तरीका बताया वॉल्यूम इंटीग्रेशन करने का। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा डिरिचलेट इंटीग्रल से कैसे वॉल्यूम निकाला जाता है, और उसके बाद आपसे ये डिस्कस करूंगा कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, अगर जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है अगर मैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक लॉजिक है इंटीग्रेशन करने का, यानी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पोलर फॉर्म में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मॉड्यूल नंबर 5 में भी बड़े बड़े इंटीग्रेशन आने वाले हैं, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा। आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।